नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टागोमन जॉब वीके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड पर्यटन नीति आदि महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं समान नागरिक संहिता। दोस्तों, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम इसका पूरा नाम है। अब बात करते हैं कि यह अधिनियम क्यों लागू किया गया है और इसका मेन उद्देश्य है क्या। तो बात करते हैं दोस्तों, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम का उद्देश्य है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक मामलों के लिए धर्म और जाति पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करना है। तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करना। दोस्तों, समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित समवर्ती सूची में कहा गया है कि राज्य को इसमें कानून बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कभी कि यूसीसी का जिक्र किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम में 7 अध्याय और 392 धाराएं शामिल हैं। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता में किसको शामिल किया गया है और किसको शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्र तथा बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है। और दोस्तों, अनुच्छेद 342 व अनुच्छेद 366 के 25वें भाग में के तहत अनुसूचित जनजातियों को इस अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। तो ध्यान रहे कि इसमें क्या शामिल किया गया है और किसको शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि समान नागरिक संहिता से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 27 मई 2022 को यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समान नागरिक संहिता पर विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया गया था। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2 फरवरी 2024 को यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा यूसीसी अधिनियम अनुमोदित किया गया था। तो आप इस तिथि को भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, 8 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्वारा समान नागरिक संहिता अधिनियम अनुमोदित हुआ था। दोस्तों, यूसीसी सभी धर्म समुदाय में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति में समान अधिकार देता है। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति की सहमति के उपरांत 12 मार्च 2024 को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम पारित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी नियमावली प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई। तो दोस्तों फाइनली 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई। और दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यह पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए। और दोस्तों अनुच्छेद 44 में यह समवर्ती सूची में रखा गया है। और दोस्तों समवर्ती सूची में राज्यों को भी अधिकार है कि कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा थे। दोस्तों कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी समान नागरिक संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और इसको आप ब्रीफ में इस डायग्राम से समझ सकते हैं। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हुई और 28 अक्टूबर 2024 को यूसीसी नियमावली प्रस्तुत हुई। तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से यहाँ से चल करके फाइनली 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुई थी। और सबसे पहले 27 मई 2022 को यूसीसी पर विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये थे समान नागरिक संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड पर्यटन नीति। इसका उद्देश्य है उत्तराखंड को एक टूरिज्म क्लस्टर और सर्किट के तौर पर विकसित करना। दोस्तों टूरिज्म क्लस्टर वह होता है जिसमें पर्यटन सेवाओं के प्रदाताओं के बीच सहयोग औपचारिक रूप से तालमेल के लाभ मिल सके। दोस्तों पर्यटन नीति उत्तराखंड की पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी महत्व प्रदान करती है। दोस्तों उत्तराखंड की पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को भी उत्तराखंड की पर्यटन नीति महत्व प्रदान करती है। दोस्तों पर्यटन नीति सर्वप्रथम 26 अप्रैल 2001 को लागू की गई थी। दोस्तों यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और साथ ही दोस्तों वर्ष 2018 में 28 सितंबर 2018 को पर्यटन नीति लागू हुई थी। और वहीं दोस्तों वर्ष 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। और यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नई पर्यटन नीति वर्ष 2023 में लागू की गई। और वहीं जून 2024 में उत्तराखंड सरकार ने नई पर्यटन नीति में संशोधन किया है। और दोस्तों उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2024 में शुरू की गई। और दोस्तों हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं होम स्टे योजना। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। होम स्टे योजना दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना के अंतर्गत चल रही है। और दोस्तों यह योजना राज्य से पलायन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय लोगों
को आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। स्थानीय लोगों को आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही पर्यटकों को उत्तराखंड के देसी व्यंजनों, स्थानीय संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली और कला को समझने का अवसर मिलता है। और दोस्तों होम स्टे योजना पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार का माध्यम भी बन रही है। साथ ही में होम स्टे योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के साथ लगभग 5000 पंजीकृत होम स्टे सूचीबद्ध किए गए हैं। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य SDG। SDG रैंकिंग वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड देश में प्रथम स्थान पर रहा। और दोस्तों नीति आयोग द्वारा SDG रिपोर्ट जारी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण। दोस्तों इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको मैंने कवर किया है। वर्ष 2004 में राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण देने का शासनादेश जारी हुआ था। और दोस्तों नैनीताल हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी। उसके बाद क्या होता है कि वर्ष 2015 में माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। और वहीं दोस्तों वर्ष 2015 में पुनः विधानसभा से पारित होकर यह विधेयक राजभवन को भेजा गया था। और दोस्तों सितंबर 2022 में 7 साल बाद राजभवन ने वापस लौटा दिया था। और वहीं मार्च 2023 में कैबिनेट ने फिर से विधेयक लाया। और उसके बाद क्या होता है कि 1 सितंबर 2023 में कैबिनेट ने विधेयक लाने का प्रस्ताव पारित किया था। और दोस्तों 8 सितंबर 2023 को विधानसभा ने प्रवर समिति को यह विधेयक सौंपा था। और दोस्तों 11 नवंबर को प्रवर समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद क्या होता है कि फरवरी 2024 में सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित करके इसको राजभवन भेजा था। और उसके बाद राजभवन में जाने के बाद राज्यपाल महोदय की मुहर लगने के बाद 18 अगस्त 2024 को यह अधिनियम बन जाता है। और उसके बाद राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण लागू हो जाता है। तो दोस्तों ये थे 10% राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मानसखंड मंदिर माला मिशन। दोस्तों केदारनाथ व बद्रीनाथ की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मिशन की शुरुआत की गई। तो दोस्तों केदारनाथ व बद्रीनाथ की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मिशन की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना। दोस्तों आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था हेतु कौन सी योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो आपका आंसर होगा मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं सारा की। तो सारा का फुल फॉर्म है स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी। दोस्तों, सारा जो एक प्रोजेक्ट उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, यह शुरू किया गया है जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सारा का फुल फॉर्म क्या है और यह किसके लिए शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउस ऑफ हिमालयाज। राज्य के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत की गई। क्वेश्चन बन सकता है हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो आपका आंसर होगा राज्य के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। और दोस्तों, स्थानीय मसालों की खेती को बढ़ावा देने एवं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी हाउस ऑफ हिमालयाज एवं स्पाइस बोर्ड के मध्य समझौता हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है हिम प्रहरी योजना। दोस्तों, इस योजना के तहत राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को सीमाओं में बसने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है राज्य के भूतपूर्व सैनिकों एवं युवाओं को सीमाओं में बसने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो हिम प्रहरी योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। और दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,60,000 है। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन में 1,60,000 आ सकता है, 2 लाख आ सकता है, 2,60,000 आ सकता है या 3 लाख आ सकता है। तो आपका सही उत्तर होगा 2,60,000। नेक्स्ट, जौलीग्रांट एवं पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चंस आ सकते हैं कि निम्न में से किन एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, एरोमा पार्क व प्लास्टिक पार्क विकसित किए गए हैं। क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, एरोमा पार्क और प्लास्टिक पार्क विकसित किए गए हैं? तो आपका आंसर होगा काशीपुर। दोस्तों, एमएसएमई नीति वर्ष 2023 में लागू की गई थी, स्टार्टअप नीति वर्ष 2023 में, और वहीं लॉजिस्टिक नीति वर्ष 2023 में लागू की गई थी। और दोस्तों, शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई है। क्वेश्चंस बन सकता है कि शहीद सैनिकों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ऑप्शन आएगा 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन 22,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। तो दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन वर्तमान में कितनी है? ऑप्शन आएगा 25, 15, 20, 30। आंसर होगा 25,000। नेक्स्ट, विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात मॉडल को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य बन गया है। दोस्तों, विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात मॉडल को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य
बन गया है। नेक्स्ट, बिजली आपूर्ति हेतु सौभाग्य योजना शुरू की गई है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है सौभाग्य योजना का संबंध है, तो आपका आंसर होगा बिजली आपूर्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर नल योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल ₹1 शुल्क पर पानी का कनेक्शन दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौलिक किस पक्षी से प्रेरित है? दोस्तों कल यानी 28 जनवरी से उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हो चुका है। दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच आयोजित होंगे और लगभग सभी जिलों में राष्ट्रीय खेल होने हैं। तो ये आपके लिए एक प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली किस पक्षी से प्रेरित है? ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है मोनाल, ऑप्शन सी है हिमालयन ब्लू टेल, ऑप्शन डी है गौरैया। तो दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने भाई बहनों और बच्चों तक जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों तैयारी करने में यदि कहीं दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके हमसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपके लिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड की ओलंपिक खिलाड़ी वंदना कटारिया किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है शूटिंग, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है एथलेटिक्स, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो दोस्तों आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हाल ही में कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ चुका है, इसलिए आपको आयोग के पैटर्न को समझना होगा और अपने टारगेट पर फोकस करना होगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस भी अपलोड की गई हैं। यहाँ तक कि हमने लगभग 1200 से अधिक यूपीपीसीएस में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न डिस्कस किए हैं और डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। आप लोग प्लेस में जाकर उन्हें देख सकते हैं और उनको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।